हेलो एवरीवन। बुक ही लेके मुझे आपके पास आना पड़ गया है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको बुक दिख रही होगी। तो आपको भी पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। सारे बच्चों की एक ही प्रॉब्लम्स है कि सर बुक नहीं मिल रही, मार्केट ओपन नहीं है। तो आपके पास, आप बिल्कुल ही ना घबराएं। ये देखो, ये आपकी बुक है और मैं आपकी बुक को ही लेके यहाँ पे आया हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो अब बुक की टेंशन आपकी ख़त्म हो गई। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 10, क्लास 10th का है ना। क्लास 10th का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 10 है। और इस चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बिल्कुल आराम से और स्मूथली इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए कुछ क्या दिया हुआ है कि वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things becomes visible. What makes things become visible? During the day, the sunlight help us to see objects, and objects reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enable us to see things. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with the light, such as image formation by mirror, the twinkling of the stars, the beautiful color of the rainbow, bending of lights by a medium, and so on. ओके, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें ये कहना चाहता है कि आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अलमीरा है, डेस्क है, टेबल है, और स्कूल जाते हो, बोर्ड है, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हो। लेकिन however we are unable to see anything in a dark room. लेकिन यही सारी चीज़ें अगर आपको डार्क रूम में बोल दिया जाए कि आप डार्क रूम में चले जाओ, तो क्या कोई चीज़ें दिखेंगी आपको? पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं। दो ही चीज़ें होती हैं। देखिए, दो चीज़ें, एक तो रूम में लाइट हो तो वो दिखेगी, और दूसरी चीज़ आपकी आंखें खुली होनी चाहिए तो दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी, राइट। तो यहाँ पे उसी के बारे में मैं बात करता हूँ कि ये जब आप किसी चीज़ों को देखने के लिए जाते हो तो क्या ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं लाइट ऑन करने के बाद जो कि रूम में रखी सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाती है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके पूछा गया है, व्हाट मेक्स थिंग विजिबल? कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे को विजिबल बनाती है, ठीक है। तो विजिबल बनने के लिए क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे एक वाटर बॉटल ले रहा हूँ, इसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाटर बॉटल है, तो कोई भी लाइट, जो लाइट, जैसे मेरे रूम की भी लाइट ऑन है, अब ये लाइट इस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब ये लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आंखों में इंटर करेगी तो ही आप इसको देख पाओगे। अदरवाइज इसको मैं डार्क रूम में ले आके रख दूं और मैं पूछूं ये क्या है, तो आप मे बी टच करके आप बता दो सेंस कर के थ्रू कि ये वाटर बॉटल है, लेकिन देख के तो नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो भी एक सेंसेशन लाइट की हमारे इन आंखों के थ्रू अंदर जाती है, वही बताता है, और वही चीज़ों को, लाइट को रिसीव करके हमारा आई ये रिपोर्ट देता है हमारे ब्रेन को कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट पास कर जाती है, जैसे ग्लास है उससे लाइट पास कर जाती है। आपके घर में नॉर्मल से स्पेक्स लगाते होंगे सब, कोई ना कोई लगाता हो, पड़ोसी भी लगाते होंगे। तो वो स्पेक्स से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ पास हो जाती है, क्रॉस कर जाती है, ठीक है।
तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। और देयर आर नंबर ऑफ फेनोमेना, बहुत सारे फेनोमेनाज भी हैं। जैसे कि मिरर के सामने आप खड़े हो गए तो आपकी इमेज दिख गई, क्या है, क्या लॉजिक है, कैसे दिख रहा है, ठीक है। दूसरी है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार के ट्विंकलिंग करने का क्या रीजन है। कलर्स ऑफ रेनबो, 7 कलर्स की फॉर्मेशन होती है, आपको भी पता है विबग्योर के बारे में, तो वहाँ पे क्यों बनता है, कैसे बनता है। और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, तो लाइट कैसे बेंड करती है एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाने पे, क्या वो बेंड करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, ये सारी चीज़ों के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं पूरी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करके आपको दिखाऊंगा। ठीक, इसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि जो आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना, जो लाइट की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर जानेंगे कि क्या चीज़ वो बताना चाहता है और कैसे स्टडीज की चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। अगर आप उस लाइट की प्रॉपर्टी की स्टडी करोगे तो वो आप ऑटोमेटिकली उस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके बता देगा। बाय ऑब्जर्विंग द common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line। अभी तक जितनी भी स्टडी आपने की है उसमें आपने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लाइट क्या होती है, लाइट एक स्ट्रेट पाथ में जाती है, ठीक है। इनफैक्ट द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट points to this straight line path of light, usually indicated by a ray of light। तो जैसे मैंने बताया ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट क्रॉस कर जाती है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम ना हो के ओपेक मीडियम हो, ये जैसे कि आपका ओपेक मीडियम है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक शैडो बनेगा। देखेंगे शैडो कैसे बनता है, तो ये देखो आप, मैं यहाँ पे अपने हैंड्स को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये हैंड्स आपको दिख रहा है। अब इस हैंड्स पे अगर मैं मोबाइल को यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, देखो आप, तो ये शैडो बन रहा है, ठीक है, ये शैडो बन रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब शैडो कब बन रहा है, जब एक ओपेक मीडियम जिससे होकर लाइट पास नहीं कर रही, लाइट ऐसे थोड़ी कि इससे इधर से मैं यहाँ पे इस तरफ से सेंड करूँ और इधर से पास कर जाएगी, नहीं कर रही, तो ये क्या है, ओपेक मीडियम है। तो ओपेक मीडियम के बारे में हमने यहाँ पे जाना। जितने फिनोमेना मैंने वहाँ पे स्टडी किया था, जैसे कि पहला फिनोमेना था हमारा इमेज का, है ना, जो मैं आपको उसको मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जो पहली फिनोमेना थी उसके बारे में मैं बता दूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, ये इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर का, जिसमें इस लड़की की इमेज यहाँ पे बनती हुई दिख रही है आपको। उसी तरह से दूसरे फिनोमेना की भी बात, ये दूसरा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड दिस वन इज बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो लाइट है वो इस तरह से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा ही जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ से ये लाइट की बेंडिंग इस डायरेक्शन में हो चुकी है, तो इसलिए ये फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम के लिए। नाउ मोर टू नो, कुछ ज़्यादा अगर आपको जानना है तो उसमें यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ। इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट becomes very small, तो light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as the diffraction of light। हालांकि डिफ्रैक्शन के बारे में आप अगले क्लास में जरूर स्टडी करोगे, क्लास 12th में आपको स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आपको बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होती है। किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट से अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये इससे अगर डिफ्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है आपकी, देखिए ये डार्क शैडो नहीं है, ये जो मेरे हाथों पे इसके कारण जो इमेज बन रही है, शैडो जो बन रहा है, ये डार्क शैडो नहीं है, क्योंकि लाइट जो है इससे भी बेंड होके और इससे भी बेंड होके ये थोड़ी सी एक जियोमेट्रिकल शैडो इसको हम लोग बोलते हैं इनफैक्ट,
तो ज्योमेट्रिकल शैडो फॉर्मेशन करती है, और ये ज्योमेट्रिकल शैडो को ही हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ। देन द स्ट्रेट लाइन treatment of optics using ray fields, okay, to explain this phenomena such as diffraction के बारे में अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है, light is thought of a waves। डिफ्रैक्शन के बारे में पहले ये आप जान लें कि लाइट, वहाँ पे लाइट एक वेव के फॉर्म में काम करती है, क्योंकि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, अब वो भी बातें जो हैं आगे आपको स्टडी करनी होगी, द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ये मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी इस बुक में, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमें बेसिक चीज़ों को लेके पहले चलना पड़ेगा। अगेन एट द बिगनिंग ऑफ 20th century it becomes known that the wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter। देखिए, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं, जैसे सिर्फ यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ डिफ्रैक्शन की बात की जा रही है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ऐसी बहुत सारे फिनोमेना हैं जिसको कि फर्दर जो स्टडी की जाएगी उसमें ये सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट वेव ऑप्टिक्स से कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी हमें वेव ऑप्टिक्स स्टडी। एंड लाइट ऑफन बिहेव्स समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। कभी कभी ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है लाइट। तो दिस कंफ्यूजन, कि आपने देखा कि वेव की तरह और पार्टिकल की तरह दोनों की तरह, दिस कंफ्यूजन the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged, in which light is neither a wave nor a particle। ये बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजन रहा उन दिनों में कि लाइट जो है न ही वेव है, न पार्टिकल की प्रॉपर्टी को रखता है, न वेव की प्रॉपर्टी को रखता है, जब तक कि क्वांटम थ्योरी नहीं आ गई। और क्वांटम थ्योरी के बाद भी द न्यू थ्योरी reconcile the particle properties of light with the wave nature। तो नया जो थ्योरी इस पे आया वो वेव नेचर को बताने के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा, लेकिन इसकी ओवरऑल स्टडी जो है आप 12th क्लास में ही करोगे। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ आपको जानने के लिए था कि भाई आपका जो डिफ्रैक्शन है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, और जो लाइट की नेचर होती है वो वेव नेचर भी होती है। वो वेव नेचर मतलब कि वेव के फॉर्म में भी वो आगे प्रोपेगेट करता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही लेके कंसीडर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है? हमें तो इस चैप्टर के लिए देखना है, क्योंकि फर्दर हमें अभी स्टडी जो नहीं करनी है तो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो स्टडी करनी है उसकी बात करते हैं। तो वो है हमारे पास, तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड refraction of light using the straight line propagation of light। These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature। We shall try to understand this chapter, the reflection of light by spherical mirror and refraction of light and their application in real life situations। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे हमें स्टडी करनी है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर ये आपको बताना चाहता हूँ, हमें दो ही चीज़ों की स्टडी करनी है पूरे चैप्टर में। एक तो रिफ्लेक्शन है, क्या है रिफ्लेक्शन, जहाँ की हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, और दूसरा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन में मिरर में क्या क्या कंडीशंस आती हैं वो देखेंगे। हालांकि रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन जो है इसमें लेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास
ये 10.1 में दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नो डाउट यहाँ पे कह रहा है कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। मिरर पे जितनी भी लाइट होती है उसमें मोस्टली जितनी भी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पढ़ा तो होगा ही आपने कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आजकल सोसाइटी में भी एक जो है उसको कलर्ड करके, सिल्वर्ड कलर करके, उसके कॉर्नर पे जहाँ पे बेंड होते हैं, जहाँ पे रास्ता टर्न होता है, वहाँ पे भी एक प्लेट लगा दी जाती है जिससे कि आपको दूसरी साइड से आते हुए आदमी की या गाड़ी की उसकी इमेज आपको वहाँ पे दिख जाए और आप उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी स्पीड कंट्रोल करो या वहाँ पे अपनी मूवमेंट को स्लो, मोशन को स्लो करके आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने ये इंसिडेंट रे लिया है, इसको मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये आपका एक इंसिडेंट रे है। जो रे इंसिडेंट होती है सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे भी बोला जाता है। तो ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे, यहाँ जिस पॉइंट पे आ रहा है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और ये जो है ये आपका मिरर है, मिरर बोला जाए या फिर इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो आप। और ये यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिख रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब जिस पॉइंट पे आप 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे मैं मिरर के साथ 90 डिग्री में दिखा रहा हूँ आपको, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। मिरर के साथ कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसलिए इसको नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल। तो ये आपका हो गया नॉर्मल, नॉर्मल ये हो गया। और ये जो लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जितनी एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे जितनी जो भी एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, आर। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। सब कुछ क्या है? सेम प्लेन में लाइज करता है। और दूसरा जो इसका लॉ है वो फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन विच नॉर्मल इज ड्रॉन, जिस पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये सब क्या है? एक प्लेन में है, जो प्लेन आपका मिरर है यहाँ पे। और दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इस लॉ को एक बार प्रॉपर आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने दोनों ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दोनों लॉ को मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे इसको पॉज करके भी आप इसके जो लॉ के डेफिनेशन है, लॉज हैं, उसको आप लिख सकते हो। चैप्टर 10 के सेकेंड पेज पे आ चुके हैं हम लोग। ये पेज नंबर आपका ये 161 है। ठीक है, पेज नंबर 161, जिसमें आप देख सकते हो इस रिकॉल कराया गया है इस लॉज को, जो कि मैंने अभी अभी आपको डायग्राम के साथ दिखाया भी था। फिर भी मैं यहाँ चाहूँगा कि आप एक बार ध्यान दो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। दूसरा था द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर at the point of the incidence and the reflected ray all lie in the same plane. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces. सबके लिए ये applicable है, including spherical surfaces, ना कि प्लेन के लिए, spherical के लिए भी। You are familiar with the formation of the image by the plane mirror, क्योंकि प्लेन मिरर तो आप डेली देखते ही हो, यूज में लाते ही हो। What are the properties of the image? क्या प्रॉपर्टी है? तो image formed by the plane mirror is always virtual and erect, रियल नहीं होती।
वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जितनी बड़ी साइज की ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। ऐसा नहीं कि बड़ा और छोटा बन जाएगा, आप बड़े हो तो वहां पे इमेज छोटी बनेगी, ऐसा नहीं। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की साइज है सेम साइज इमेज की भी होगी। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए, ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जितनी दूरी पे आप मिरर से खड़े हो उतने ही बैक साइड में उसकी इमेज बनती है। फर्दर द इमेज इज laterally inverted. How would the image be when the reflecting surfaces are curved? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगी तब किस तरह का इमेज होगा, उसी को हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हमें देखना है। तो इसके बारे में भी मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, बात करते हैं उसके बारे में भी। आइए, यहाँ पे देखिए, ये शख्स जो इस जगह पे खड़ा है और ये जो देख रहा है मिरर में, ये जो देख रहा है, इसको क्या दिख रहा है? इसको आपको देखो, यहाँ पे इसकी जो राइट हैंड है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका जो राइट हैंड है उस तरफ, दूसरी तरफ इसके मिरर में इसके लेफ्ट हैंड को दिखा रहा है। ये देखो, ये लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है और यहाँ पे जबकि इसी तरफ इसका राइट हैंड है। तो इस तरह की मिरर में वेरिएशन आती है। आप भी चेक करोगे, आप भी ना हो तो आप अभी इस घर में मिरर है, आपके सबके घर में है, तो आप चेक करो। आप कुछ, अगर आपको मान लो आपकी टी शर्ट पे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी टी शर्ट में जस्ट उसका अपोजिट में इस तरफ आपको लिखा हुआ दिखेगा, आप चेक कर सकते हो। अब इस इमेज में भी आप देखो, ये इमेज मिरर की पोजीशन को दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ मिरर, ठीक है। और ये पोजीशन ऑफ मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, मतलब आप यहाँ पे हो, यू आर हियर, और आपकी इमेज, योर इमेज, आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है सेम डिस्टेंस पे। यहाँ लिखा हुआ है देखो, सेम डिस्टेंस ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ सेम डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर परफेक्ट सिमेट्री विद द मिरर एज टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ लो कि जितनी ही डिस्टेंस पे आप मिरर के सामने खड़े हो उतने ही बैक में जस्ट लाइक वर्चुअल इमेज बनती है ना। इसलिए आप ये मत समझना कि मिरर के उतने वॉल के अंदर थोड़ी जाके मिरर उस तरफ बनाएगा, लेकिन इट्स इमेजिनरी, इसलिए वहां पे उतने ही डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे आपको ये चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चीज यहाँ पे दिखाया है। अब हमारे पास एक्टिविटी एक दी हुई है, आप देखो एक्टिविटी 10.1 ये लिखी हुई है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है टेक ए लार्ज साइनी स्पून। एक लार्ज साइनी स्पून, घर में तो स्पून होता ही है, आप वो ले लो। ट्राई टू व्यू योर फेस ऑन इट्स कर्व, बहुत ही अच्छा है। और कर्व सरफेस पे आप उसके फेस को देखो, तो मैं तो देखता हूँ बड़ा रेडिकुलस लगता है, तो आप भी देखो और आप बताओ कि आपकी एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया है। ओके, डू यू गेट द इमेज? सबसे पहली बात, आपको इमेज दिखाई दे रही है क्या? इज इट स्मॉलर और लार्ज? लिखो आप वहाँ पे, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू गोइंग टू सी हियर, you must write your observation. Move the spoon slowly away from your face. अब स्पून ले लिया, उसको फेस के आगे और पीछे दोनों ही करके देख सकते हो। Observe the image. How does it change? क्या उसमें चेंजेस आता है वो देखो आप। Then reverse the spoon and repeat the activity. फिर से आप इस एक्टिविटी को करके देखो। How does the image लुक लाइक नाउ? अब इमेज आपकी कैसी बन रही है वो भी देख लो। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑन द टू सरफेसेस। एक सरफेस तो आपका इस तरह से होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ उठा हुआ स्पून का, और दूसरा ये अंदर की तरफ धसा हुआ, तो दोनों में ही किस तरह के फेसेस उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आप ऑब्जर्व करो। ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। आइए इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बाद देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। ये कह रहा है द कर्व्ड सरफेस of a shiny spoon could be considered as a curved mirror. अब जो कर्व सरफेस है उसको ये बता रहा है कि एक कर्व मिरर की तरह होगा। तो देखेंगे यहाँ पे भी मुझे दो चीजें दिख रही हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे और इस जगह पे दो कर्व हैं। तो स्पून में कुछ इसी तरह का होगा, एक तो अंदर की तरफ का होगा
और एक बाहर की तरफ का होगा। ऐसा ही तो होता है ना कर्व सरफेस। स्पून में अगर आप देखोगे तो स्पून में भी तो इसी तरह के जो मैंने मार्क किए हैं उसी तरह का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे भी आपको कह रहा है द मोस्ट commonly used type of curved mirror is the spherical mirror। तो ये एक स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है कि वो अगर जो आप देख रहे हो ये पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर ही होता है। द रिफ्लेक्टिंग surface of such mirrors can be considered to form a part of surface of the sphere। मैंने बताया ना आपको कि ये क्या है, स्पून क्या है, स्पून भी तो पार्ट ऑफ स्फेयर ही है ना। आप चेक करो, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे आप देखना, उसके बाद आप बताना कि वो सच है या। देखिए यहाँ पे मैंने दो सरफेस लिया। इससे पहले मैंने एक तरह का इसको कर्व बनाने की कोशिश की थी और कर्व बनाया भी था। ये देखो बिल्कुल स्फेरिकल मैंने बनाया था इससे पहले। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसी को थोड़ा सा अपने इरेजर से एडिट करने की कोशिश की और कर भी दिया मैंने। तो आप देखो कि इसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने कर दिया, इरेज कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इरेज करने के बाद आपको जो मिल रहा है, यहाँ पे आपको दो सरफेस मिल रहे हैं, दो कर्व सरफेस मिल रहा है। मतलब ये कहाँ से मिला है, ये पूरा का पूरा इससे पहले क्या था, पूरा का पूरा क्या था, इससे पहले स्फेयर था। स्फेयर के बाद आपने क्या किया, इसको कट किया, तो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दो पार्ट में, उसका मतलब है कि इस तरह के मिरर का जो फॉर्मेशन होता है किसी स्फेरिकल पोर्शन से ही होता होगा। तो बिल्कुल सही बात है, स्फेरिकल पोर्शन होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। जो कर्व सरफेस होती हैं उसकी जो कर्व सरफेस, जैसे कि ये भी कर्व सरफेस था, ये क्या है, ये एक पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर है। वी शैल नाउ स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर इन सम डिटेल। अब इसकी थोड़ी डिटेल में स्टडी की जाएगी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इनफैक्ट मैं आपको आगे भी देखने को मिलेगा जो स्फेरिकल मिरर है। अब इसके दो पार्ट में हम लोग जाएंगे, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो अब उस पर बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व इनवर्ड। ये एक इनवर्ड कर्व भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, और आउटवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दो तरह के कर्व हो सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमारे फर्स्ट लाइन में ही देखने को मिल गया। वो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, जिसका इनवर्ड होगा, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर of the sphere is called concave mirror। उसको क्या बोलेंगे, concave mirror। किसको, जिसके स्फेरिकल सरफेस का कर्व जो है वो इनवर्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे concave mirror। तो concave mirror अंदर की तरफ जो होगा उसके लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे है ये कर्व इस तरह से बना हुआ है, इसका फेस क्या है, अंदर की तरफ है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, हमारा concave mirror हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से जो इसका फेस बाहर की तरफ होगा उसके लिए क्या बोलेंगे, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स यहाँ पे हम समझ चुके हैं। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज मिरर इज नोन एज, जो फिगर में दिया हुआ है 10.1 में, ठीक है। यू मे नोट इन दीज डायग्राम्स दैट द बैक ऑफ द मिरर इज शेडेड। अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें स्टडी करनी है, लेकिन अभी मैं इसको थॉरोली रीड कर देता हूँ। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सर्फेसेस ऑफ द स्पून कर्व्ड इनवर्ड कैन बी approximated to the concave mirror and the surfaces, जो भी surface है of the spoon bulged outward can be approximated to a convex mirror. Before we move further on the spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of few terms. These
terms are commonly used in discussion with about the spherical mirrors. The center of the reflecting surfaces, जो center है reflecting surface की वो of the spherical mirror, right, is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. क्या क्या चीज़ें हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे उस सब के बारे में तो नहीं, लेकिन जो चीज़ हमें जानना है मेनली वो मैं बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो है ये पोल माना जाएगा। मिरर का ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट होगा और सेंटर पे होगा। उसी तरह से इसका भी पोल होगा, यहाँ पे पी होगा, ठीक है। और भी टर्म्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये कॉनकेव मिरर है, जबकि ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के जो आउटर सरफेस होते हैं उसको क्ले किया जाता है, इसको क्ले किया जाता है, सिल्वर्ड क्ले किया जाता है। मैं बता दूं यहाँ पे सिल्वर्ड क्ले किया जाता है। और जो हमारे पास दूसरा जो सरफेस होता है यहाँ पे, जैसे अंदर की तरफ अगर आपने क्ले कर दिया तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब बाहर की तरफ का है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया आपका, और इनवर्ड इसको क्ले कर दिया गया है, क्ले कर दिया गया है इसका अंदर की तरफ। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है और ये कॉनकेव मिरर हो जाता है। दोनों के जो पूरी जो लेंथ आप मिरर की लेते हो, ये पूरा सरफेस लेते हो, इसका मिड पॉइंट, कर्व सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको आप पोल बोलते हो, ठीक है। ये पोल हो जाता है आपका। मिरर के जो स्फेरिकल मिरर है उसके कुछ और भी पार्ट के बारे में जानेंगे। ये कह रहा है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। क्लियर बात ये कह रहा है कि जो मिरर बनी हुई है, जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, कर्व सरफेस जो है वो स्फेयर का ही एक पार्ट है। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर। अब जो स्फेयर का पार्ट है तो उसका सेंटर होगा ही, और उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। मिरर का पार्ट नहीं है, मिरर पे तो पोल हमने कंसिडर किया है, लेकिन उसका जो जिससे रेडियस बना है ना, जिस स्फेयर का रेडियस है, वो उस रेडियस को ही एक्चुअली में उस रेड जहां से बन रहा है उसका सेंटर, जहां से शुरू हुआ होगा बनना, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और लेकिन वो उसका पार्ट नहीं है। ये भी कभी कभी क्वेश्चंस बड़ा ही डाउटफुल होता है कि अगर पूछ ले आपसे ये क्वेश्चन कर दे तो आप क्या जवाब दोगे कि इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पार्ट ऑफ योर मिरर, तो आप क्या कहोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्लीज नोट दैट the center of curvature is not a part of the mirror. It lies outside its reflecting surface. The center of the curvature of the concave mirror lies in front of it. Concave mirror का center of curvature किधर होता है? उसके बिल्कुल बिल्कुल सामने में होता है। इसको समझने के लिए फिर से मैंने क्या किया है, एक स्फेयर बना लिया है, ठीक है। और इस स्फेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप, इस पे इसको मैं बीच से यहाँ पे, जैसे मैं लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे क्या किया था, इरेज कर दिया था इसको इस तरह से। तो इस स्फेयर का ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सेंटर तो होगा, ये सेंटर है। अब मान लो कि ये आपका जो है आउटर सरफेस इसका क्ले कर दिया आपने, इस वाले पोर्शन का आपने आउटर सरफेस को क्ले कर दिया, कलर कर दिया। तो ये और यहाँ से ये इसका जो सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको आपने ज्वाइन कर दिया, तो पता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ये होगा, जो कि मिरर पे नहीं है। और यहाँ पे क्या है, आपका पोल है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे क्या है, पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसलिए बोला है इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने, क्योंकि ये देखो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है ना अंदर की तरफ, तो ये कॉनकेव मिरर के सामने होता है,
ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे जब कॉनकेव मिरर का हमने बात कर लिया तो इसके आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है ये कह रहा है however it lies behind the mirror in case of convex mirror। तो कॉन्वेक्स मिरर देखो अगला वाला जो हमारा क्या होगा वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसका इनर सरफेस को आप क्या कर दो, क्ले कर दो। ये क्ले कर दिया, तो क्ले करने के बाद अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे इसी लाइन को ज्वाइन करो क्योंकि ये स्फीयर का है, तो इसका जो इनर सरफेस है वो अंदर की तरफ है। ये देखो ये इसका सामने था लेकिन ये इसके बैक में है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे लाइट आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये होगा। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीछे पड़ गया ये, अब ये पीछे बैक साइड में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो अगर दिक्कत लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके भी देखना तो ज्यादा क्लियर होगा। तो यू में नोट दिस, दोनों फिगर ए और बी जो फिगर है, दोनों फिगर में आपने ये ऑब्जर्व कर लिया है अब कि the radius of sphere of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter capital R। अब इसकी जो लेंथ होगी ना, ये देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये तो आपका क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लेंथ होगी ना, ये यहां से यहां तक का, तो इसकी लेंथ को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये पोल है और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज को यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम समझ चुके हैं क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम समझ चुके हैं। यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पीसी इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल, पीसी को हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब मान लो कि एक लाइन ऐसा है जो कि इससे होके पास करता है, ठीक है, जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक लाइन में ड्रॉ भी कर देता हूँ, आपको देखना कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके जा रहा है नहीं जा रहा, आप बताना। ये देखो ये लाइन मैंने दिखा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से होके जा रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को हम अब क्या बोलेंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो क्या यही प्रिंसिपल एक्सिस है, देखते हैं। तो दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। जी हाँ, यही प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके पास कर रहा है। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। पोल पे 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे इस पोल है ना, ये वाला पोल आप देख रहे हो, इस पोल पे ये कितने बनाता है, 90 डिग्री। इसलिए वहां पे लाइन जो है वो जो भी रे वहां से आएगी वो बिल्कुल पास कर जाती है, रुकती नहीं है वहां से, या चेंज भी नहीं होती, डेविएट भी नहीं होती। Let us understand an important term related to mirror through an activity। अब ये एक्टिविटी हमारे पास है 10.2, इसके थ्रू समझेंगे हम लोग कि इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए क्या हो सकता है।